बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक के वक्फ़े के बाद अब ईद के बाद का पहला प्रोग्राम। सबसे पहले आप तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सुनने वालों को और आलम इस्लाम को ईद की दिली ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। गो कि इस ईद में बहुत सारे मामलात ऐसे रहे, बहुत सारे दुनिया में और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम पर इतनी उफ्तादें नाजिल होती रहीं कि दिल थोड़ा सा मायूस रहा इस बार। और कई ऐसे मकामात हुए, कई ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाइस जो है वो इस ईद का मज़ा जो है वो थोड़ा सा फीका सा रहा। लेकिन बदकिस्मती में कई जगहों पे खुशकिस्मतियाँ छुपी होती हैं। तो इस उम्मीद के साथ मायूसी कुफ्र है, मैंने आप सबको दिल से ईद मुबारक पेश की है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार ईद में हमें और बहुत कुछ नहीं तो ये सीखने को ज़रूर मिला कि अगर आपका कोई भी ब्रादर मुल्क, और अगर मैं कहूँ कि ब्रादर इस्लामी मुल्क किसी किस्म की भी तकलीफ़ में हो, तो आपको ये एहसास होता है। और सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैंने और आपने देखा कि बहुत सारे लोग आंसू बहाते रहे फ़लस्तीन, हमारे गज़ा के उन भाई बहनों की मुसीबतों पर, उनकी मुश्किलात पर। और इसी वजह से इस ईद का मज़ा इस बार मैंने कहा आगाज़ ही में कि थोड़ा सा मज़ा थोड़ा किरकिरा रहा। यकीनी तौर पर मैं गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी आज की इस नशिस्त में बात करूँगा। लेकिन इस दरमियान में जो रमज़ान में गैर हाज़िरी रही मेरी, उसमें कई ऐसे मामलात ने जन्म लिया है। और मैंने हमेशा से कहा है अपने प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान इस किस्म के टॉपिक्स के लिए एक ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है, जहाँ पर हर नए दिन कोई ऐसा वाक़या होता है जिस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन आज मैं कुछ चंद चीज़ा चीज़ों पर अपनी गुफ्तगू, अपना तज्ज़िया देता हुआ गुजर जाऊँगा। 6 जजेस का मामला हुआ इस दरमियान में, जहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। और वो ख़त तारीख़ी ख़त कहा जा रहा है उसे। क्या है उस ख़त के अंदर और इसके कोसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बानी पीटीआई के केसेस किस नौयत के हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, उन पर आगे किस अंदाज से देखा जा रहा है, तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, माहिरीन क़ानून क्या कहते हैं, मुमताज़ वकला क्या कहते हैं, इस बारे में थोड़ी सी मैं एक इनपुट देता हुआ गुजर जाऊँगा। और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मौजूदा रियासती कोशिशें मुआशी और सियासी सूरत हाल को संभालने की, उसमें कहाँ तक कामयाब हो रही है रियासत, इसको देखेंगे। और आखिर में हालिया सानहा बहावल नगर, जहाँ पर हुकूमती रियासत के 2 इदारे बज़ाहिर आमने सामने नज़र आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको बहुत खुश उसलूबी के साथ अब तक तय कर लिया गया है। तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो जी, आगाज़ करते हैं सबसे पहले उस अजीम सानिया का जो कि फ़लस्तीन पर जारी है। मुसलसल बमबारियाँ होती रहीं इस बार भी, ईद के दिनों में भी। और मैंने और आपने देखा कि किस अंदाज से इंसानी जानों का ज़िया होता रहा, मासूम बच्चे बिलखते रहे और ख़वातीन आहोगुज़ारी करती रहीं। मर्द और बुज़ुर्ग जो है वो किसी काम ना आ पा रहे थे, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के साथ ताले आज़माई की जा रही है जो एक तरफ अगर देखा जाए तो इंतहाई लुटे-पुटे मुसलमान, जिनके पास कोई साजो सामान नहीं, खाने तक का इंतज़ाम नहीं, तो वो कैसे लड़ेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक आलमी क़ुव्वत जिसके साथ कई और सुपर पावर्स की क़ुव्वत भी शामिल हो। तो मुकाबला बिल्कुल भी बराबर का और जोड़ का नहीं है। हो सकता है ये मुकाबला बराबर का और जोड़ का अगर दीगर इस्लामी ममालिक इन तमाम अपनी क़ुव्वत को यकजा करके इत्तेहाद और यकजहती के साथ फ़लस्तीन के मसले पर अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन बदकिस्मती है, मैं क्या कहूँ, खून के आंसू रोता है दिल, कि बदकिस्मती है कि आलम इस्लाम नहीं जाग रहा। मुसलमान तो जाग रहा है, हर जगह पर जाग रहा है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, उन्होंने अपनी तौर पर आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश की है, अपनी रियासतों को झंझोड़ने की भी कोशिश की है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, मुस्लिम उम्मा और हमारे हुक्मरान, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। न जाने बरोज़ हशर क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के हुजूर, कि जब हमारा एक भाई, हमारा ब्रादर मुल्क और इस जुल्म के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और हम ईदें मना रहे थे, हम जो है मुलाकातें कर रहे थे, हम अपनी मुआशी और सियासी सूरत हालों को ठीक नहीं कर पा रहे थे। हालिया ईद के दिनों में इंतहाई मैं कहूँगा कि अफसोसनाक वाक़या जो अब तक की गो के तमाम बच्चे और बड़े
इंसानी जान दुनिया में जहाँ भी को इंसानी जान को नुकसान पहुँचता है, यकीन तौर पर उसका दुख होना चाहिए। फ़लस्तीन में रोज़ाना की बुनियाद पर कई लोग लुक़मा अजल बन रहे हैं, शहादत नोश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई आँख नहीं दे रही। ईद के दिनों में इस्माइल हानिया, हमास के सदर कहा जाता है, इनके तीन बेटे अपने पोतों के साथ, पोतियों के साथ, मासूम बच्चे, इनकी शक्लें सोशल मीडिया पे हमने उनके चेहरे, उनकी तस्वीर देखी हैं। 3 बेटे शहीद हुए इस बमबारी में, इस्माइल हानिया के। और मैं हैरान था सोशल मीडिया पे वो सारे फुटेजेस देखते हुए कि किस अंदाज से इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा दिलगुर्दा किसके पास होता है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ इन तमाम चीज़ों को देख के कि कितना सब्र आ जाता है इंसान में कि 3 जवान बेटों और उनके बच्चों यानी कि अपने पोते पोतियों को शहीद होता हुआ देखकर जब पहली मर्तबा उनको ख़बर ये दी गई कि आपके 3 जवान बेटे अपने बच्चों के साथ शहीद हुए हैं, तो जिस तदब्बुर के साथ, जिस इस ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को अपने ऊपर तारी करते हुए इस्माइल हानिया ने इस ख़बर को सुना है, मैं हैरान था। मैंने कि हमारा और दीगर तमाम लोगों का जिन्होंने ये फुटेजेस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, उनका कलेजा बाहर आ गया होगा, कलेजा फट गया होगा जिसे कहते हैं। लेकिन इस्माइल हानिया ने किस अंदाज से इस इतने बड़े सानहे को सब्र पे सब्र किया है। और ये हम सब के लिए मिसाल है कि जब आप किसी भी कॉज की तरफ, किसी भी मकसद की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो सब्र जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता है और इस सब्र के पीछे आपकी कामयाबी छुपी होती है। कामयाबी उसी सूरत में मिलेगी, मैं और आप, अल्लाह ताला ने सुरखरू तो करना है दीन इस्लाम को और मुसलमानों को, लेकिन ये किसके हिस्से में आती है, ये है लेने का तरीका कि अगर हम अपना हिस्सा इसमें डालना चाहते हैं और ये कामयाबी हमारे सर लेना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा और मुस्लिम हुक्मरानों को सर जोड़ कर बैठना होगा। गुज़िश्ता अदवार में 2 OIC मीटिंग्स जो है आलम इस्लाम की OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है 2 मरतबा पाकिस्तान ने यहाँ पर गुज़िश्ता दौर में यहाँ मुनक़्क़िद कराई थी। मकसद सिर्फ यही था कि आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल का मसला पेश है, ये सबसे बड़ा मसला अगर कहा जाए दुनिया में। अगर मुसलमानों के साथ 2 बड़े मसाइल हैं तो एक फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा और दूसरा कश्मीर का तनाज़ा, अगर लैंड की बात करें और ज़मीन की, ख़त्ता ज़मीन की अगर बात हो रही है तो। वरना बेशुमार मसाइल हैं मुसलमानों को, जिसमें कि इससे पहले भी कहा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ये एक और मसला था जिस पर आवाज़ उठाई गई यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान की जानिब से। इसके बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक यूनाइटेड नेशंस की जानिब से आलम इस्लाम को ये तोहफ़ा पेश किया गया कि नबी अकरम की शान में और इस्लामाइजेशन और गुस्ताखी रसूल को ख़त्म करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया इस्लाम के लिए। तो ये हम सब के लिए खुशाइंद बात थी, लेकिन बदकिस्मती है कि आलम इस्लाम अब भी यकजा नहीं हो पा रहा और यकजा नहीं होगा तो अल्लाह ताला ने अपना उसूल वज़ा कर दिया है कि आप नहीं तो कोई और कौम आकर ये काम करेगी। काम तो बहरहाल होना है, लेकिन ये ताज किसके सर आएगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सर लेना चाहेंगे या हम इसी तरह मलियामेट हो जाएंगे और कोई और कौम आकर ये काम करेगी और अपने सर पे ये ताज सजा लेगी। तो नाज़रीन कराम, गज़ा की मौजूदा सूरत हाल और फ़लस्तीन की सूरत हाल, इस्माइल हानिया के साथ होने वाले इस साहने की मुख्तसरन रिपोर्ट, झलकियाँ मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए हमारी मुआशी और सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान की। और मैंने इससे पहले भी आपको गोशगुजार किया कि सूरत हाल बड़ी ही संगीन है मुआशी सतह पर अगर देखा जाए तो सूरत हाल बहुत संगीन है। सबसे पहले बात ही उसी पैराए में कर लेते हैं कि हालिया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरबिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था ये दौरा जो है वो इस सतह पर होगा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी सूरत हाल और हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। हालिया आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान को IMF की बड़ी किस्तें अदा करनी है और इन किस्तों को अदा करने के लिए यकीनी तौर पर हमें अपने फॉरेन रिज़र्व्स की सतह को बढ़ाना है। तो पाकिस्तान ने सोचा ये है और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने कलिमात में जाते हुए ये कहा था कि हमें
हमें इमदाद नहीं चाहिए। और इसका जिक्र गो कि ये थोड़ा सा मज़ाहिया सा हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में कहा बाकायदा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि मैं पैसे मांगने के लिए आया हूँ। तो अब इस बार हम पैसे मांगने नहीं जाएं, हम बिज़नेस मांगने के लिए जाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे और पहला दौरा ही इनका रमज़ान मुबारक में सऊदी अरेबिया का हुआ और किंग सऊद अल फैसल से मुलाकात भी हुई इनकी, और मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई, और जितने भी अकाबरीन थे सऊदी अरेबिया के, उनसे मुलाकातें रहीं। इन तमाम ही हमारे वफ़द की जो पाकिस्तान से गया था। और इसके बारे में गो कि अब तक कोई ऑफिशियल रियासत की जानिब से कुछ ऑफिशियल सामने नहीं आ सका कि ये दौरा कितना फ़ायदेमंद हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और इसको किस अंदाज से दुनिया देख रही है। लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कहीं 1 अरब की बात हुई, जो 1 अरब से बढ़ते बढ़ते ये 5 अरब डॉलर तक हुई, 5 से कुछ 7-8 अरब तक हुई, और अब जो हालिया ख़बरें जो पिछले 2-4 दिनों में आ रही हैं वो 10 अरब तक के सरमायाकारी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में मुतवक्के है। ये मैंने कहा ना, ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको ऑफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है। यही मसला है पाकिस्तान के मामलात का कि कुछ जब ऑफिशियल नहीं होता, कुछ ऑफिशियल बातें जो हकीकी तौर पर रियासत की ज़बान से सुनी जा सकें, ऐसा नहीं होता तो फिर स्पेकुलेशंस होती हैं, और स्पेकुलेशंस में फिर सोशल मीडिया सबसे आगे आगे रहता है। फिर हम सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन जब हम हुकूमती सतह पर रियासत के स्पोक्स पर्सन जो तर्जुमान होते हैं, वो जब असल हक़ाइक़ दुनिया के सामने नहीं रखते, तो होता यही है कि फिर स्पेकुलेशन शुरू होती हैं और सोशल मीडिया छा जाता है। सोशल मीडिया की ही बातें मुझे और आपको सुनने को मिलती हैं, उसी को लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1 अरब है या 10 अरब है, रियासत की तरफ से अगर इसकी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी जाए और बता दिया जाए कि ये इस अंदाज से सरमायाकारी होगी। सुना ये है कि रेकोडेक, जो हमारी सोने की कानें कहा जा सकता है, सोने के पहाड़ हैं पाकिस्तान के पास, शायद हो सकता है कि दुनिया के बहुत कम ममालिक में हो। अफसोस होता है जब पाकिस्तान में सोने की कानों के बारे में सोचते हैं और हमारे यहाँ किसी को आटा ख़रीदने तक की सकत नहीं रही हमारे गरीबों में, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सोने की कानें हैं, सोने के पहाड़ हैं। और ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है, ये ड्रामाई बात नहीं है, ये किताबी बातें नहीं हैं। यहाँ से रेकोडेक के ज़रिए जो है वो टर्की की कंपनीज़ जो हैं वो बेशुमार सोना ले जा चुकी हैं। अमेरिकन कंपनीज़ रेकोडेक के ज़रिए सोना ले जा चुकी हैं। बस बदकिस्मती है कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गुज़िश्ता दिनों हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का, या ग़ालिबन कोई एक्सपर्ट थे इस माइनिंग के। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है, ये मैं ग़ालिबन आरिफ हबीब साहब की बात सुन रहा था, कि रेकोडेक से जितना हमने कमाया, जो हालिया मुआहदा था और इसके बाद उस मुआहदे के अंदर थोड़ी सी ऊंच नीच हुई और इसके बाद पाकिस्तान को पेनल्टी देनी पड़ी, और पेनल्टी को फिर गुज़िश्ता हुकूमत ने माफ़ करवाया। मतलब हमारा सोना और हम पर ही पेनल्टी लगा दी गई थी। ये भी अजीब व गरीब मनाजिर पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, बदकिस्मती है हमारी। तो उसमें आरिफ हबीब साहब ने बड़ी अहम तरीन बात की थी। तो क्या ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है कि आप उस निकले हुए सोने को, उस सोने के पहाड़ से, उस कान से निकले हुए, उस माइनिंग से निकले हुए सोने को, जिससे हम कहते हैं कि ये अफजूदा नहीं है, यानी कि इसको पॉलिश करने की अभी ज़रूरत है, उसको अभी थोड़ा सा रॉ मटेरियल रॉ शक्ल में आता है, उसको थोड़ा सा इसको नई शक्ल देनी होती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी ये कि हम इस सोने को यहीं पर ही दोबारा से ऐसी शक्ल में ले आते कि इसकी कीमत 1 नहीं 2 नहीं 100 गुना बढ़ जाती, 100 गुना बढ़ जाती। लेकिन हमने इसको पत्थरों की शक्ल में बेचना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसकी वजह बहुत सारी हैं, इसके बैक हैंड भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि सबसे बड़ी वजह कि हम अगर ये काम इतनी आसानी से यहाँ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोगों की अंडर टेबल जो इनकम होती है वो रुक जाती है। तो वो एक तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई भी मुखालिफ नहीं। दूसरा, आलमी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी। आपको याद होगा कराची के साहिलों से OGDC ने माइनिंग डिगिंग के ज़रिए हासिल कर लिया था एक पेट्रोल का ज़ख़ीरा। कहाँ गया वो? आपने इसके बाद कोई कहानी सुनी? नहीं, कुछ नहीं है, और उसको दबा दिया गया। तो पाकिस्तान को किसी भी सतह पर आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जो भी करेगा, उस पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा हमें रोकेगी, और फिर उसके हमारे जो
इंतज़ामी और अंदरूनी सहूलतकार हैं वो इसका साथ निभाएंगे। नाज़रीन कराम, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, एक और मौजू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले मैं पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहा था और बात कर रहा था मेरे को डिग की और समंदर में उस डिगिंग की जिसके ज़रिए तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से हम उससे फ़ायदा ना उठा पाए। वजह मैंने बता दी कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी किसी सूरत भी कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम इसी तरह कशकोल, एक हाथ में एटम बॉम्ब और दूसरे हाथ में कशकोल लिए फिरते रहेंगे और दुनिया हमारा मजाक इसी तरह से उड़ाती रहेगी। अब आते हैं जी थोड़ी सी अंदरूनी सूरत हाल पर। आलमी सूरत हाल से थोड़ा सा हट कर अंदरूनी सूरत हाल में गुज़िश्ता गो कि ये ख़बर तो बड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन इस पर बात मैं नहीं कर पाया था रमज़ान की छुट्टियों के बाइस। तो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा और ये 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने अपने ख़त में उस ख़दशे का इजहार किया, बल्कि उन तमाम हक़ाइक़ का ज़िक्र किया जिसमें उन्हें किसी न किसी अंदाज से प्रेशर करके नताइज लेने की या फ़ैसले लेने की कोशिश की जाती रही है। उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये सारी चीज़ें लिखी हैं और हैरत की बात है कि अगर दुनिया का कोई और मुल्क होता तो भौचाल आ चुका होता। अदालती सतह पर अदालत जिसे कहते हैं कि इंसाफ का दरवाज़ा जब भी बंद हो जाता है, दुनिया में इससे आगे कोई दरवाज़ा नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी अदल और इंसाफ को बड़ी अहमियत दी है, हमारे दीन इस्लाम में भी इसकी अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान इस अदल और इंसाफ के सिस्टम से आरी हो गया है। लग ऐसे रहा है कि हमें इंसाफ की और अदल की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला यहाँ पर चलता चला जा रहा है और हम आवाम किससे शिकायत करें? जजेस खुद पाबंद सलासल होते चले जा रहे हैं। जिन जजेस ने हमारी आवाम को, हमें इंसाफ फराम करना था, खुद वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हुआ ये उस अहम तरीन मौजू पर, उस अहम तरीन नुक्ते पर कि जब 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा तो होना तो ये चाहिए था कि आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए था और इन जजेस पर जो है कि हाथों में हाथा डालकर उन्हें ये दिलासा देना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं। बदकिस्मती से कुछ इस किस्म के फ़ैसले हुए कि घूम फिर कर जिसे कहते हैं कि ये डोर फिर से उसी रियासत के हाथ में आ गई जिस रियासत के ख़िलाफ़ ये ख़त लिखा गया था। लेकिन फिर यकीनी तौर पर मामला चेंज हुए और ये चल नहीं सकेगा। मैंने कहा ना, अल्लाह एक हमारा निज़ाम, एक हमारी सोच, एक हमारी चाहत होती है और एक अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की चाहत। अल्लाह ने अपने लिए कुछ कवानीन मुकर्रर किए हैं हम सब के लिए। तो हुआ यही कि इसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को अज़ ख़ुद नोटिस लेना पड़ा और इस अज़ ख़ुद नोटिस में कोई 7 जजेस को मौका दिया गया। एक बेंच बनाया गया। इस बेंच में 6 जजेस से 6 या 7 जजेस रहे। 6 या 7 जजेस ने पहली ही हेयरिंग में ये साबित किया कि ये 6 जजेस का मामला नहीं है, ये अदलिया के वक़ार का मामला है, अदलिया की इज़्ज़त का मामला है और अदलिया के फ़ैसलों पर असरअंदाज होने का मामला है। तो इसको फुल कोर्ट, जिसे हम कहते हैं कि 14 जजेस पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और हुआ यही कि फिर उस फुल कोर्ट बेंच के साथ अब आइंदा 29 तारीख को इस केस की समाअत होगी और बज़ाहिर जो इस दरमियान में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना यह था कि ये इतना आसान नहीं होगा किसी भी फ़रीक के लिए, ख्वाह वो हमारे 6 वो जजेस मौजूद जजेस हों जिन साहिबान ने ये ख़त लिखा है या हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, किसी के लिए भी ये आसान नहीं है। ये एक कड़वा घूंट होगा जिसे हम सबको पीना होगा और देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये किस करवट बैठता है, क्योंकि
एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस हैं जिन्होंने इस रियासत के ख़िलाफ़ कुछ लिख दिया है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो इस रियासत के अलमबरदार है उसको ये फ़ैसला करना है। अवामी राय की अगर मैं बात करूं तो शायद इसका फ़ैसला होना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। कसूरवारों को सज़ा मिल भी सकती है, लेकिन इसका फ़ैसला अब 29 तारीख पर डाल दिया गया है। एक जो टाइम बार जो है, बहुत सारे सियासी तज्ज़ियाकार जो है इस टाइम बार की जो बात है कि एक अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाली इस हियरिंग में, जिसमें 7 जजेस ने इस हियरिंग का हिस्सा बने, और इसके बाद इसको डाल दिया गया 29 पे, जिसमें ईद की छुट्टियां भी शामिल रहीं। गालिबन फुल कोर्ट बन नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में ईद की छुट्टियां भी गुजारेंगे, और इसके बाद ईद के बाद की उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पर वो ऑलरेडी तय होती हैं। तो इसके बाद 29 तारीख का, तो ये लंबा पीरियड है, इस तमाम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात तरतीब दे दिए जाएंगे, जिसके बाद शायद हो सकता है कि इस ख़त की इफ़ादियत ख़त्म हो जाए। 6 जजेस अपना स्टैंड लिए हुए हैं, और देखते हैं कि इस पर आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है, क्या इंसाफ का बोलबाला होता है, या जजेस इसी अंदाज से अपने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी, कुछ केसेस, जब बात हो रही है अदलिया की, निज़ाम कानून की और इंसाफ की, तो बानी PTI पर जो 3 केसेस बड़े अहम तरीन केसेस हैं, उसमें तोशाखाना केस, साइफ़र केस और अल-कादिर ट्रस्ट का केस जो है, ये 3 केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम पर पहुँचेंगे। ये कहा जा रहा है आज़ाद जरीदों की जानिब से कि आइंदा आने वाला हफ़्ता जो ये बड़ा अहम होगा किसी न किसी अंदाज से, कि तोशाखाना केस किस करवट बैठता है, कि कमोबेश ये अपने जो है वो अंजाम को पहुंच चुका है, और इस पर जो है वो बहुत ही क्लियरली फ़ैसला आ चुका है कि शायद हो सकता है कि बानी चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया जो हैं वो इससे सुबुदोश हो चुकी हैं। साइफ़र केस के बारे में बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, जो कि मुतवक्के भी थी कि आगे आने वाले दिनों में साइफ़र केस किस करवट बैठेगा। और साइफ़र केस के बारे में तो बड़ी बातें कही भी जा रही हैं, लेकिन नो डाउट हमें इसमें कुछ ज़्यादा ज़ुबान नहीं खोलनी चाहिए। बेहतर यही है कि हम इसको अपने अंदाज में यहीं रहने दें, लेकिन इसका फ़ैसला मुतवक्का ज़रूर है कि आइंदा आने वाले दिनों में साइफ़र केस का फ़ैसला भी अपने अंजाम को पहुँचेगा। अल-कादिर ट्रस्ट जो है वो जिसमें यकीनी तौर पर मलिक रियाज साहब भी इन्वॉल्व हैं इस साइफ़र केस में। अल-कादिर ट्रस्ट का ये केस था, और इस केस की जो सबसे अहम तरीन पेशरफ जो आगे आने वाले दिनों में सामने भी आ जाएगी। मैं सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों देख रहा था, किसी सहाफ़ी के कुछ वो सबूत लेके आए थे, तो उससे ये लग रहा है कि शायद ये केस भी कुछ ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाएगा। और ये आज से नहीं, पहले दिन से, जब से ये केस जो है वो लगे थे और बनाए गए थे, उसी वक्त लग रहा था कि इन केसों में कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है। जब भी इस पर ट्रायल होगा, जब भी गैर जानिबदार ट्रायल होगा, ये ठहर नहीं पाएंगे, और शायद इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। जितने भी जानिबदार और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं या माहिरीन क़ानून हैं, उन सब की निगाह में ये केसेस ज़्यादा ठहर नहीं पा रहे हैं, और जब भी इस पर कोई ऐसे जजेस बाइस्ड ना हों, वो ऐसे जजेस गैर जानिबदार फ़ैसले मुतवक्के होंगे, तो ये केस अपनी ये तमाम केसेस जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में जो मेन मुद्दा था वो अब कमोबेश सामने आ गया है कि फ़राह गोगी, जिनका नाम इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और यही वो बेनिफिशरी करार दी गई थी कि बानी तहरीक PTI और इनकी एहलिया के करीब होने की वजह से सारा फ़ायदा, जो मेरे ख़्याल से कई कैनाल्स, हज़ारों कैनाल ज़मीन है, वो इन्होंने हासिल की है बहरिया टाउन से। तो इसके बारे में एक हालिया एक गवाह ने एक बाकायदा रुक़ा पेश कर दिया है कि ये करोड़ों में ख़रीदी गई ज़मीन है, ये मुफ्त में हासिल की गई ज़मीन नहीं है, जिसकी बाकायदा पेमेंट्स के चालान मौजूद हैं, उसकी रसीदें मौजूद हैं, उनकी बैंक डिटेल्स मौजूद हैं। तो यही वो मौका था, यही वो पॉइंट था जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी थी अल-कादिर ट्रस्ट की। और वरना इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ अगर देखा जाए तो बानी तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया से ज़ाती तौर पे नहीं था, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ये कहा भी जा रहा है, ये केस में भी कहा जा रहा है। लेकिन हुआ ये
कि जिस मेन पॉइंट पर, जिस नुक्ते पर इस इमारत को खड़ा किया गया था, अब इसमें दरारें पड़ना शुरू हुई हैं, और जिसका मैंने पहले बताया कि अब इसके बारे में एक ऐसा रुका, एक ऐसा एविडेंस जो है, वो सबूत जो है वो आ चुका है, अदालत में पेश किया जाना है आगे, कि न जाने अब इसका आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है ये केस भी शायद अपनी जगह पर स्टैंड नहीं कर पाएगा। इद्दत का एक केस जो है, इद्दत में निकाह का केस जो है, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्योंकि इनके जो प्रोसिक्यूटर हैं हुकूमत की जानिब से, वो किसी तौर भी हाजिर नहीं हो पा रहे अदालत के अंदर। और मेरा ख्याल है कल जो है वो इसकी हेयरिंग है, और देखते हैं कि कल सुबह इस केस का क्या बनता है। आया अगर प्रोसिक्यूटर आकर इस पर कोई मज़ीद बात करेंगे तो ठीक है, वरना हो सकता है कि जजेस ने गुज़िश्ता हियरिंग में, गुज़िश्ता पेशी में ये कहा था कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला बिल्कुल तैयार है। तो लेट्स सी, ये 3-4 केसेस जो मैंने बताया, तोशाखाना, साइफर केस, अलकादिर ट्रस्ट और इद्दत में निकाह का केस, इन सब चीज़ों पर निगाहें रखी हैं न सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि आलमी मीडिया भी इस तमाम केसेस पर गहरी निगाह रखे हुए। आप ज़रा देखिए सोशल मीडिया पर जाकर, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है कि मैं और आप कोई बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाते, मैं और आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया और आलमी मीडिया इस पर अपनी मुसलसल आवाज़ उठाए हुए है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ पेशरफ्त भी होगी, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाला हफ्ता ही जो अब से शुरू होगा, मंडे से, इस मंडे से लेके अगले सैटरडे तक कुछ ऐसे नतीजे, कुछ ऐसे फ़ैसले आपके और मेरे सामने आने वाले हैं जिस पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को खुशी और बहुत सारों को अफसोस भी होने वाला है। नाज़रीन किराम, एक और चीज़ जो आज के इस प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करना चाह रहा था कि सऊदी हुकाम से मुलाकात तो हो गई, लेकिन इस सारे मामलात में देखा ये गया है कि एक डिस्टेंस जो है वो बनता चला जा रहा है मोहतरम शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान। गो के नवाज़ शरीफ साहब को अगर देखा जाए तो उन्हीं के हाथ में पंजाब के सूबा है, उन्हीं के हाथ में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो दरार है, ये जो डिस्टेंस है, ये बढ़ता चला जा रहा है इन दो भाइयों के दरमियान। आया ये मसनूई है या हकीकी है, इसका आइंदा आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा। लेकिन जो अहबाब नवाज़ शरीफ के ज़्यादा करीब हैं, राना सनाउल्लाह साहब को हम सुनते रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब को मैं और आप सुनते रहे हैं इसी अदवार के अंदर, इसी चंद दिनों के अंदर, तो हम बड़े हैरान होते हैं कि मैं तो न जाने क्यों, मैं तो शायद पहली नज़र में जब मेरे नज़र के सामने ये गुज़री, इनके ये कलिमात गुजरे, तो मैंने तो यकीन नहीं किया, और फिर इसको मैंने टटोलने की कोशिश की कि क्या ये राना सनाउल्लाह साहब ही हैं, क्या ये जावेद लतीफ़ साहब ही हैं जो हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ बात करने पर तुल गए हैं। तो हाँ, वाकई ऐसा ही था। तो क्या ये एक ख़ास लाइन नवाज़ शरीफ साहब लेना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट? लेट्स सी, आगे आने वाले दिन बताएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस बार उम्र की सआदत के लिए भी नहीं जा सके। इसके पीछे क्या कारफरमाइयाँ रहीं, क्या वजह रही कि मरीम नवाज़ साहिबा गई, शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा वफ़्द लेके गए, और बट नवाज़ शरीफ साहब जो है इस बार उम्र की सआदत के लिए नहीं जा पाए। क्या वो जाना चाहते थे, या उन्होंने अपने आप, या किसी ने उन्हें रोका, या वो ख़ुद अपने आप ही इस बार किनारा कश रहे, दूर रहे, या अब ईद के बाद इनकी रवानगी होगी, ख्वाह वो सऊदी अरबिया जाएँ या इसके बाद वो लंदन जाएँ। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा करने का अगला हफ्ता ही जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और इस बहुत ज़्यादा पुरअशोब माहौल में, जहाँ सियासी इस्तेकाम तो नहीं है, मुआशी इस्तेकाम भी अपने आखिरी हदों को छू गया है, गरीब के लिए अपना चूल्हा जलाना मुश्किल है, तो वो सियासत पर क्या, वो तो सिर्फ माशी सूरत हाल पर बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड अपोजिशन का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, जिसका आज पहला जलसा भी हो गया, और यकीनी तौर पर एक कामयाब जलसा कहा जा सकता है उसे। आगे आने वाले दिनों में एक तरफ सियासी उबाल जो है वो अपनी जगह पर है, मुआशी जो फ़ैसले जो हैं वो हमारे दरमियान रहेंगे, और जो मौजूदा कंडीशंस हमारे दरमियान चल रही हैं,
मुल्की सतह पर, इसको कैसे किस करवट बिठाया जाएगा, कुछ ना समझ में आने वाली बातें हैं। तो थोड़ी सी बात वक्फे के बाद आकर इस ग्रैंड अपोजिशन पर करेंगे, आगे के लाए अमल पर करेंगे, और हुकूमत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए कि आगे आने वाला हफ्ता या आगे आने वाला महीना किस कदर पाकिस्तान में तब्दीलियाँ लाएगा। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे के बाद इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने कहा था आपसे कि कुछ बात होगी दो मौज़ूआत पर, जिसमें एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बना है, इसके ज़रिए एहतमाम होने वाला आज का पहला पशीन का जलसा जो बलूचिस्तान से आगाज़ हो रहा है। इस तहरीक का क्या करवट लेगी ये तहरीक, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और इसके बाद आखिर में बात होगी सानिया बहावल नगर, जहाँ हुकूमत के रियासत के दो इदारे आमने सामने आए और अब इस करंट सूरत हाल क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ग्रैंड अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है उन जमातों में जो कि इस अपोजिशन का जिसने स्टेप लिया, जिसने इसको आगे बढ़ाया। इसके अलावा अचकजई साहब की बलूचिस्तान और KPK से ताल्लुक़ रखने वाली जमात, इसके बाद अख्तर मेंगल साहब की बलूचिस्तान की जमात, और फिर वही वहदतुल मुस्लिमीन और जो है वो दीगर छोटी जमातें, 5 या 6 जमातों का ये एक ग्रैंड अपोजिशन तय करार दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान, बड़ा चर्चा था इनका कि वो इस अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे और वो लीड करना चाहते थे गालिबन, और उन्हें लीड करने का मौका नहीं मिला। अचकजई साहब इसे लीड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हमेशा से एक जिसे कहते हैं कि कुछ अजीब सी सूरत हाल रही है, बदकिस्मती रही है कि आया उनका अपना जेस्चर ऐसा है या आवाम उनके बारे में कुछ इतनी जो है वो मुतनफ़र हो गई है कि उनके बारे में जब भी देखा जाए, अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए, तो हमेशा से जो है वो हमें हमेशा पिन पॉइंट होते रहे हैं। बड़ी अहम तरीन सूरत हाल, उन्होंने बड़े बोल्ड किस्म के बयानात दिए इस ग्रैंड अपोजिशन के लिए और हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़। लेकिन बदकिस्मती है कि जैसे ही इस अपोजिशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ा, तो पता चला कि कुछ ऐसा पैचअप बिहाइंड द कर्टन हो गया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इस अपोजिशन का हिस्सा उस अंदाज से नहीं है। किसी न किसी बहाने से उन्होंने कोई अपनी अलग राह चुन ली है। आया ये कब तक होगा, ये इस अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आगे आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए अपना जो है वो वोट बैंक बचाने का ये अहम तरीन मौका था कि ये रियासत के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे उन पॉइंट्स पर ये ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें मैंडेट चोरी और रियासत में इंसाफ की फराहमी, ये दो वो स्पेशल और जो नुक्ते हैं जिस पर कि ये अपोजिशन अपना जो है वो लाए अमल तैयार कर रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इसका हिस्सा बन सकते थे। जमात इस्लामी को तो बनना ही चाहिए था। जमात इस्लामी ने बड़े दुख उठाए हैं। अगर कराची ही में देखा जाए तो जिस अंदाज से मैंडेट चोरी इस तमाम जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ, ऐसा ही मैंडेट चोरी बल्दियाती इलेक्शंस में जमात इस्लामी का हुआ था। जमात इस्लामी क्लियर कट पोजीशन में थी कि वो अपना मेयर नामजद करती, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर नामजद हुआ, और ये वो कैसे हुआ मैं और आप सब जानते हैं। तो ग्रैंड अपोजिशन में जमात इस्लामी को मिस किया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को भी मिस किया जा रहा है। वी होप्स हो कि आगे आने वाले दिनों में कुछ नई खबरें देखने को मिले। ANP के जो स्पंदियार वली के साहबजादे हैं माफ़ कीजिएगा, तो उनका इनिशियल बयान तो बड़ा ही जो है वो सख्त तरीन बयान रियासत के ख़िलाफ़ नज़र आया, लेकिन इसके बाद फिर वो सेनेटर भी बन गए बिना किसी सीट के। इनका कोई वोट नहीं था, आधा वोट भी नहीं था, लेकिन वो सेनेटर बन चुके हैं। और सेनेटर बनने के बाद यकीन तौर पर वो इस अलायंस का, इस अपोजिशन अलायंस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ इनकी जो गोलाबारी है वो मुसलसल जारी है।
आगे आने वाले दिनों में ये गोलाबारी कहाँ तक पहुँचेगी, किस करवट बैठेगी, नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का पशीन का जलसा ये साबित करने जा रहा है या जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में अपोजिशन अपने इत्तेहाद को कितना मुस्तहकम कर पाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगर ये अपोजिशन पंजाब और इस्लामाबाद में और सिंध में बड़े बड़े इज्तिमात करने में कामयाब हो जाती है तो यकीनी तौर पर रियासत और हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है कि उनको अब किस अंदाज से आगे बढ़ना है। क्या इसी तरीके से चलता रहेगा मुल्क कि एक तरफ अदलिया परेशान रहे, एक तरफ अवाम परेशान रहे, एक तरफ सियासी और मुआशी सूरत हाल अपनी अपनी डगर पर ना बैठ पाए? तो आगे आने वाले दिनों में ये दिन भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत किस अंदाज से आगे बढ़ेगी। प्रोग्राम के आखिर में सानिया बावल नगर, जहाँ पर पुलिस और कहा यह जा रहा है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, जिसे हम कह सकते हैं कि फौज के कुछ लोगों के दरमियान कुछ चुपलिश से हुई, आगाज़ कहाँ से हुआ, इख्तिताम कहाँ से हुआ, इस पर अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियाँ सुलझना शुरू हुई हैं। दोनों ही इदारों ने अपने अपने लोगों को खामोश किया है। दोनों ही इदारों ने कोशिश की है कि इस मामले को, इस संगीन और बड़े ही हसास मामले को संभाला जाए, जहां रियासत के दो सुतून जो हैं वो आपस में आमने सामने खड़े हो जाएं। जो फुटेजेस सोशल मीडिया पर आई हैं उससे यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार वाक़या नहीं था, इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था। उस पर किसको किस अंदाज से मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, इस पर ISPR का बयान भी आ चुका है। बहुत क्लियर कट बयान है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। इसको फौरी तौर पर संभाला गया। संभालने के बाद ये ज़िम्मेदारी किस पर आयद करनी है, इसके लिए ये ISPR का बयान ये है कि कमेटी बना दी गई है जिसमें दोनों अतराफ़ के ऑफिसर्स लेवल के लोग शामिल होंगे और वो इसका जो है वो नतीजा बरामद करने की कोशिश करेंगे कि कौन है, और जो भी करार वाकई, जो भी कसूरवार ठहरेगा उस पर करार वाकई सज़ा दी जाएगी। IG पंजाब ने भी इस पर अपनी लबकुशाई अब की है। गो कि ये देर हुआ। IG पंजाब को फौरी तौर पर सामने आके इस मामले को संभालना चाहिए था, लेकिन कोई 3 दिन के बाद जब ये ISPR का बयान आया तभी IG पंजाब ने अपनी ज़बान खोली है और एक उनकी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है कि कुछ मामलात बहुत ज़्यादा, एक मामूली वाक़े को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गो कि ये मामूली वाक़या नहीं था। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया हमेशा ज़ेर उताब रहता है। हमेशा से सोशल मीडिया जो है वो हमारी अशराफिया के आंखों में खटकती है, ये हमेशा कहते ही हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि जब आप क्लियर पिक्चर अपनी जानिब से नहीं देंगे तो स्पेकुलेशंस तो होंगी सोशल मीडिया पर। तो यही उन्होंने भी सोशल मीडिया को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने एक छोटी सी बात को बड़ा करके पेश करने की कोशिश की और वाक़यात को, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी अपनी कुछ मीटिंग्स करेगी, दोनों अतराफ़ के वाक़यात और हालात का जायज़ा लिया जाएगा और जो भी इस पर एक्शन होगा, वो जो भी जिस पर भी इल्ज़ाम होगा उसके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि अगर हुकूमतें, रियासत या इनके तर्जुमान अगर फौरी तौर पर प्रेस और मीडिया पे आकर हालात को संभालने के लिए अपनी कोशिशों का तसलसल कायम रखेंगे तो सोशल मीडिया पर फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया को मर्द इल्ज़ाम ठहराने से बेहतर तो ये है कि हम अपने काम को बेहतर से करें, जो वाक़या पेश आया उसको मनो-अन पेश करें और उस पर आगे आने वाले आपकी तरजीहात को आवाम के सामने रखें। और अगर इस पर किसी को कोई मर्द इल्ज़ाम ठहराना भी है तो माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए भी सारे काम हो सकते हैं। दो भाई आपस में लड़ जाते हैं तो अगर दो इदारे आपस में किसी वजह से भी भिड़ गए हैं तो उनको आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बिठाना, लेकिन उसके लिए इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना, ये बेइंतहा ज़रूरी है। तो नाज़रीन किराम, ये आइंदा आने वाले दिनों में भी इस वाक़े की गूंज सुनाई देगी पाकिस्तान में, क्योंकि सोशल मीडिया है वो गूंजता रहता है। लेकिन हमारे अरबाब इक़्तिदार का, अरबाब इख्तियार का ये काम है कि वो आकर फ़ौरी तौर पर इस पर पानी छिड़क दें ताकि ये आग जो है वो ज़्यादा ना फैलने पाए। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म के वाक़यात कम होंगे या नहीं होंगे, और होंगे भी तो इसको इस तरह से समेटने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। ईद के बाद पहली मुलाकात थी आपसे हमारी। कोशिश की है कि इसमें मुख्तलिफ़ मामलात को जो है वो आपके सामने रखें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होगा आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।